Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 4 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, short sightedness also known as शॉर्ट साइटेडनेस डिजीज को आप और किस नाम से जानते हैं? मायोपिया, एमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज मायोपिया। मायोपिया कह दीजिए, शॉर्ट साइटेडनेस कह दीजिए, नियर साइटेडनेस कह दीजिए, ये सभी एक ही प्रकार की आई डिजीज़ के नाम हैं। मायोपिया वाले पेशेंट पास की चीज़ों को तो देख सकते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं, दूर की चीज़ें जो होती हैं, वो उन्हें ब्लर दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं। इसी के ऑपोजिट कंडीशन होती है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप फार साइटेडनेस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की कंडीशन से सफरिंग पर्सन क्लोज ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता, यानी पास रखी चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं। नेक्स्ट इसी में पार्ट आता है, ऑप्शन आता है एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया बेसिकली वह कंडीशन है जिसमें रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मायोपिया हो गया, हाइपरोपिया हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। इस प्रकार की सिचुएशन में एमेट्रोपिया वाली कंडीशन के अंदर हमारी आइज के अंदर जो डिस्टेंट पॉइंट्स की लाइट वेव्स आती हैं, वो रेटिना पर फोकस नहीं हो पाती। लाइट रेज का डिस्टेंट पॉइंट से आ रही, दूर के पॉइंट से आ रही लाइट रेज अगर रेटिना पर फोकस नहीं हो पा रही है, तो ये कंडीशन एमेट्रोपिया के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेसबायोपिया की। प्रेसबायोपिया उम्र के साथ देखा जाने वाला आई डिजीज़ है, जो कि जनरली 40 की उम्र के बाद देखी जाती है। इस डिजीज़ कंडीशन के अंदर हमारी आइज़ की जो फोकस करने की एबिलिटी है नियर ऑब्जेक्ट्स पर, वो कम हो जाती है। पास से आ रही लाइट रेज को फोकस करने की आइज की एबिलिटी का ग्रेजुअल लॉस प्रेसबायोपिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ प्रिसाइजली डिस्ट्रॉइंग कैंसर टिश्यू इन ब्रेन बाय यूजिंग। किसी पर्सन की ब्रेन में कोई कैंसर है, कैंसर का ट्यूमर है, आप इसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा? फोटोडायनेमिक थेरेपी, क्रायोसर्जरी, गामा नाइफ सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्रेन में मौजूद ट्यूमर सेल्स या ट्यूमर टिश्यूज़ को स्पेसिफिकली टारगेट करते हुए डिस्ट्रॉय करने का प्रोसीजर गामा नाइफ सर्जरी के नाम से जाना जाता है। आइए इसके बारे में और जान लें। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इज टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी used to treat tumors, vascular malformations and other abnormalities in the brain. गामा नाइफ सर्जरी के द्वारा हम ब्रेन में मौजूद वेस्क्यूलर मालफॉर्मेशन और ट्यूमर्स जैसी कंडीशंस को ट्रीट कर सकते हैं। इन गामा नाइफ रेडियो सर्जरी देयर इज़ नो इंसीजन। जब इस सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है तो इसमें किसी भी प्रकार का इंसीजन नहीं लगाया जाता, कट नहीं लगाया जाता। Gamma knife radio surgery use specialized equipment to focus about 200 tiny beams of radiation on a tumor or other target with sub-millimeter accuracy. गामा नाइफ रेडियो सर्जरी के अंदर हम रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं और ये रेडिएशन
बहुत ही छोटे टिश्यू को टारगेट करने में समर्थ होती हैं। Although each beam has very little effect on brain tissue, it passes through a strong dose of radiation is delivered to a place where all the beams meet. इस सर्जरी के अंदर हम अलग अलग पॉइंट से लाइट रेस को, रेडिएशंस को उस पॉइंट पर टारगेट करते हैं जहां पर कैंसर सेल्स हैं। इस थेरेपी के द्वारा आसपास मौजूद दूसरे ब्रेन टिश्यूज को बहुत ही कम नुकसान पहुंचता है। गामा नाइफ रेडियो सर्जरी इज यूजुअली वन टाइम थेरेपी कंप्लीटेड इन अ सिंगल डे। गामा नाइफ सर्जरी वन टाइम थेरेपी के रूप में इस्तेमाल की जाती है और इसके लिए एक दिन का समय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज। गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सर्जरी परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा इंसिजन कॉमनली यूज करते हैं? मैकबर्नेस ग्रीडियन, कॉचर इंसिजन, पफेंशियल इंसिजन, लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन। The right answer is option B, Kocher's incision. आइए इसके बारे में जान लें। An oblique incision made in the right upper quadrant of abdomen, classically used for open cholecystectomy. जब किसी पेशेंट में हमें सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होता है, यानी कोलेस्टेक्टोमी सर्जरी परफॉर्म करनी होती है, तो हम पेशेंट के एब्डोमेन एरिया के राइट अपर क्वाड्रेंट में एक ऑब्लिक इंसिजन लगाते हैं और इसे ही हम कोचर्स इंसिजन के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर का रिमूवल इसमें स्टोन फॉर्मेशन के बाद ट्रीटमेंट के रूप में किया जाता है। गॉल ब्लैडर का मुख्य काम है बाइल को स्टोर करना। इस सर्जरी या इंसिजन को एमिल थियोडोर कोचर ने नाम दिया था, इसीलिए इसे इनके सरनेम के बिहाफ पर जाना जाता है, कोचर्स इंसिजन कहा जाता है। इट इज एप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन ऑपरेशंस ऑन द लीवर, गॉल ब्लैडर एंड बिलियरी ट्रैक्ट। कोचर्स इंसिजन का इस्तेमाल करके हम लीवर, गॉल ब्लैडर और बिलियरी ट्रैक्ट से रिलेटेड सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। This shares the name with Kocher incision used for thyroid surgery, a transverse slightly curved incision about 2 cm above the sternoclavicular joint। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एक तो कोचर्स इंसिजन है और दूसरा जो कोचर इंसिजन है उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि कोचर सर्जरी जो है वो थायराइड सर्जरी के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसमें जो कट लगाया जाता है वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से 2 सेंटीमीटर ऊपर लगाया जाता है। स्टर्नम और क्लेविकुलर बोन जो है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाया जाता है। नेक्स्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंसिजन पफेंशियल इंसिजन, जिसे आप कर इंसिजन या पफेंशियल कर इंसिजर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन मेड इन द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस बिलो द अम्बिलिकस एंड जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन सिजेरियन सेक्शन। जब ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करवाई जाती है तो उस दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस और अम्बिलिकस बोन के बीच में एक ट्रांसवर्स कट लगाया जाता है, इसे ही हम पफेंशियल इंसिजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टली आफ्टर द क्लाइंट वॉज एडमिटेड टू द पोस्टमार्टम यूनिट, द नर्स नोट्स हैवी लोकिया रूब्रा विथ लार्ज क्लॉट्स। द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर ऑफ। डिलीवरी के बाद पेशेंट को हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है विथ लार्ज क्लॉट्स, तो इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन ऑर्डर की जा सकती है? मेथार्जिन,
स्टैडॉल, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर फेनार्गन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज मेथार्जिन। आइए इसके बारे में जान लें। मेथार्जिन is a drug that causes uterine contractions. It is used for postpartum bleeding that is not controlled by pitocin or oxytocin. डिलीवरी के बाद अगर किसी वुमेन को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो पहले हम उसे ऑक्सीटॉक्सिन देते हैं, जिसके कारण यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण यूट्रस में मौजूद ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ता है और दबाव के कारण क्लॉट बनता है और फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर किसी वुमेन में पीटोसिन या ऑक्सीटॉक्सिन का इफेक्ट नहीं आ रहा है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उस सिचुएशन में हम उसे मिथार्जिन दे सकते हैं और ये मिथार्जिन फिर से वही मैकेनिज्म अपनाएगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाएगी ताकि ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़े और वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो और ब्लीडिंग रुक सके। ऑप्शन में बताया स्टेडॉल जो मेडिसिन है ये एक एनाल्जेसिक्स है, यानी पेशेंट में हो रहे पेन को कम करने के लिए दिया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल हम प्री एक्लेम्शिया से क्लाइंट एक्लेम्शिया में ना कन्वर्ट हो जाए इसलिए दिया जाता है। इसके अलावा फेनार्गन जो है वॉमिटिंग को रोकने के लिए दी जाने वाली मेडिसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is teaching a group of new graduates about the safety needs of client receiving chemotherapy. Before administering chemotherapy, the nurse should. किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी देने से पहले क्या देना सही होगा, इसे आपको बताना है सिंपली। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर बॉलस ऑफ आईवी फ्लूइड्स। ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन। Option C, administer antiemetics. Option D, allow the patient to chance to eat. The right answer is option C, administer antiemetics before giving chemotherapy. Before chemotherapy, an antiemetic should be given because most chemotherapy agents cause nausea. जब भी हम किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं उससे लगभग 30 मिनट पहले एंटी एमेटिक मेडिसिन दी जाती हैं, यानी ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट में नोजिया और वॉमिटिंग को कंट्रोल करें। कीमोथेरेपी ड्रग बेसिकली जैसे ही हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं ये सीधे जाकर ब्रेन में मौजूद कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर देती हैं और जैसे ही हमारा CTZ स्टिमुलेट होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होता है, ये मेडुला में मौजूद वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट कर देता है और जैसे ही वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा पर्सन को नोजिया होने लगेगा, वॉमिटिंग होने लगेगी या यूं कहें कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स देखा जाएगा। होपफुली दिस इज़ क्लियर। जैसे ही आपने पेशेंट को कीमोथेरेपी मेडिसिन एडमिनिस्टर किया, ये मेडिसिन आप पेशेंट के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को जाकर स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही ये CTZ स्टिमुलेट हुआ ये तुरंत वॉमिटिंग सेंटर को, जो कि ब्रेन के मेडुला पार्ट में पाया जाता है, उसे स्टिमुलेट करेगा और उसके बाद वॉमिटिंग रिफ्लेक्स के रूप में देखी जाएगी। सिंपली कहें तो पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग फील होने लगेगा। ये चीज़ ना हो इसके लिए कीमोथेरेपी देने से पहले 30 मिनट पहले आप उसे एंटीएमेटिक दवा दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नर्स इज असिस्टिंग इन केयर ऑफ अ पेशेंट विद डाइवर्टिक्यूलोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड नेसेसिटेट अ रिपोर्ट टू द डॉक्टर। किसी डाइवर्टिक्यूलोसिस वाले पेशेंट की केयर के दौरान कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना सही मानेंगे। ऑप्शन ए, बाउल साउंड ऑफ 5 to 20 सेकेंड्स, या फिर इंटरमिटेंट लेफ्ट क्वाड्रेंट पेन, या फिर कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, या फिर
hemoglobin 6% and hematocrit 30. The right answer is option D. अगर किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट का लेवल नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब है पेशेंट में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है। पेशेंट यदि डाइवर्टिकुलोसिस से सफरिंग है और उसमें हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रिट का लेवल नॉर्मल से कम आ रहा है, इसका मतलब पेशेंट में इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है और इसे तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना जरूरी है। डाइवर्टिकुलोसिस डिजीज़ क्या है? जब किसी पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे पाउच बन जाएं तो इन्हें ही आप डाइवर्टिकुला कहते हैं और ये डिजीज़ डाइवर्टिकुलोसिस कहलाती है। ऐसे पेशेंट्स को आपको याद रखना है, कभी भी सीड वाला फूड नहीं देना है, यानी ऐसा कोई भी फूड सब्सटेंस जिसमें बीज होते हैं वो उन्हें नहीं देने हैं। और इस क्वेश्चन को प्रीवियसली पूछा भी गया है। अगर आपने इसे बीज वाले फूड सब्सटेंस दिए तो ये इसके इंटेस्टाइन में बने इन पाउच में डाइवर्टिकुलास में जाकर अटक जाएंगे और फिर इनमें सड़न हो जाएगी, जिससे पेशेंट को इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइक पेरिटोनाइटिस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस केयर इज रेंडर्ड टू IMNCI के तहत कितने उम्र तक के बच्चों को केयर प्रोवाइड करवाई जाती है? न्यूबॉर्न बेबीज़ को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को, 2 महीने से 5 साल के बच्चों को, या फिर 2 महीने तक की एज तक और 2 महीने तक की एज तक और फिर 2 महीने से 5 साल तक के बच्चों को। The right answer is option B. It is under 5 children. 0 से लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस केयर के तहत सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस के इन्वोल्यूशन में कुल कितना समय लगता है? 6 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना या 2 महीना? The right answer is option A, 6 weeks. Involution of uterus क्या है? It is the process by which the uterus is transformed from pregnant to non-pregnant stage. प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद, बेबी के डिलीवर होने के बाद यूट्रस का प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आना, वापस पहले वाली स्टेट में आना इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहलाता है और इसमें 6 वीक्स का समय लगता है या यूं कहें 42 डेज का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज़ एन ऑर्डर फॉर हिपेरिन टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बी immediate following a heparin injection the nurse should. Very important question. किसी पेशेंट में सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसे हिपेरिन इंजेक्शन दिया जा रहा है। जैसे ही पेशेंट को आपने हिपेरिन इंजेक्शन लगाया, इसके बाद एज अ नर्स क्या करेंगे आप? एस्पायरेट फॉर ब्लड, चेक फॉर द पल्स रेट, मसाज द साइट, check the site for bleeding. The right answer is option D. हेपेरिन जो मेडिसिन है वो सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर की जाने वाली एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है, यानी कि ये क्लॉट को बनने से रोकती है। और जब भी किसी पेशेंट में आप इस मेडिसिन को इंसर्ट करेंगे तो उसके बाद तुरंत आप जिस साइट से आपने इंजेक्शन लगाया है उस साइट पर कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, इस चीज़ का असेसमेंट करेंगे।
Heparin is a anticoagulant substance or medicine that is injected by the subcutaneous route, and after injecting this medicine we must check the site for bleeding. हेपेरिन का टॉक्सिसिटी होने पर हम प्रोटामिन सल्फेट को एज अ एंटीडोट इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ डेसिडुअस टीथ इन चिल्ड्रन आर. बच्चों में जो मिल्क टीथ होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं, डेसिडुअस टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, उनकी नंबर कितनी होती है यह आपको बताना है. 16, 14, 12 या 20. The right answer is option D, it is 20. टोटल 20 डेसिडुअस टीथ्स होते हैं जो कि 6 मंथ्स पर इरप्ट होने यानी आने शुरू होते हैं और 6 ईयर्स तक गिर जाते हैं. सबसे पहला टीथ जनरली बच्चों में लोअर इंसिजन टीथ होता है. परमानेंट टीथ की संख्या यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 32. Thank you so much everyone.